नमस्कार, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम लोग अपना एक नया चैप्टर यानी कि औसत शुरू करने वाले हैं और एक बड़ा ही कमाल का चैप्टर है। और ये जो सीरीज हमारी चली हुई थी रेशियो प्रोपोर्शन, उसके बाद मिक्सर एलिगेशन, फिर पार्टनरशिप और उसके बाद फिर हम लोगों ने अब शुरू किया है अपना एवरेज। तो ये अब यहाँ पर एंड हो जाएगा और फिर इसके बाद हम लोग जो है परसेंटेज वाले चैप्टर को शुरू करेंगे। और परसेंटेज वाली सीरीज थोड़ी सी बड़ी है। परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, डिस्काउंट वगैरह, ये 4-5 चैप्टर हैं। इनको एंड होने के बाद फिर हमारा अर्थमेटिक में टाइम डिस्टेंस बचेगा और फिर एडवांस के जो 4 चैप्टर हैं उन्हें हम कर रहे होंगे। तो बहुत एडवांस वाले जो चैप्टर हैं उनको मैं बहुत सटीक तरीके से आपको पढ़ाऊंगा और जो आपके एग्जाम के लिए अच्छा भी हो और क्वेश्चन बिल्कुल टू द पॉइंट हो। बहुत सारी चीजें हम वहाँ करेंगे। ठीक है, गुड मॉर्निंग। वेरी गुड। चलो करें शुरू। कोर्स कब तक हो जाएगा यार, इस बात का जिक्र मत किया करो। तुम लोग जब ऐसे बातें करते हो ना, मुझे ऐसा लगता है कि तुम केवल कोर्स ही पूरा करने के लिए जुड़े हो, बस बाकी सीखने के लिए चीजें आपकी रूटीन में आए, प्रैक्टिस में आए, उसके लिए नहीं है। आपके लिए आपको तो बस ये है कि कोर्स पूरा हो जाए और हमारा काम कंप्लीट हो जाए बस। कोर्स पूरा होने से ये नहीं है कि आप मैथ सीख जाओगे। मैथ सीखोगे जब, कोर्स तो भाई पूरा करने की टेंशन मुझे लेनी है। कैसे कोर्स पूरा करना है, कब करना है, आपका काम है। आपकी टेंशन है कि जितना आपको पढ़ाया जा रहा है वो आपको बहुत अच्छे से करना है, वो आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए। कोर्स वोर्स तो होता रहेगा, करा दूंगा मैं, बगैर कोर्स कराए तो जाऊंगा नहीं। ये तो लॉजिकल बात है ना भाई। चलिए तो टॉपिक शुरू करते हैं अपना, एवरेज यानी कि औसत। अब औसत का मतलब क्या होता है? इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको? एवरेज। अगर मैं इसकी डेफिनेशन की बात करूं तो डेफिनेशन से ही हालांकि बहुत सारी चीजें जो हैं आपको क्लियर हो जाएंगी। कि अगर मैं औसत का फॉर्मूले की बात करता हूं तो ये होता है युग्मों का योग। युग्मों का योग बटे युग्मों की संख्या। युग्मों का योग बटे युग्मों की संख्या। या फिर अगर मैं इंग्लिश में कहूं तो बच्चे सम ऑफ ऑब्जर्वेशन भी कह सकते हो, टर्म्स भी कह सकते हो। सम ऑफ टर्म्स अपॉन नंबर ऑफ टर्म्स। सम ऑफ टर्म्स अपॉन नंबर ऑफ टर्म्स, है ना। ये होता है हमारा सिंपलीफिकेशन। हो जाएगा यार, तुम तो मतलब समझाने के बावजूद भी तुम लोग समझते नहीं हो। इसलिए मुझे बड़ा दुख होता है। तुमको मैं समझाता हूँ कि तुम्हारी हाथ में जो चीज नहीं है उसकी टेंशन तुम मत लो, फिर भी तुम उसकी टेंशन लेते हो। फिर मुझे दुख लगता है यार, समझ नहीं रहे ये लोग। तो एवरेज मतलब क्या होता है? युग्मों का योग बटे युग्मों की संख्या। यानी कि जितने भी मुझे संख्याएं दी हुई है, अगर मैं उनका औसत निकालने जाऊंगा तो वो होता है उन सभी को जोड़कर डिवाइड बाई कितने वो टर्म्स हैं, उससे हम डिवाइड कर देंगे तो हमारा यहाँ पर औसत निकल के आ जाएगा। बच्चे यहीं से ही अगर मैं दूसरा फॉर्मूला बनाना चाहूँ, क्या मैं दूसरा फॉर्मूला बना सकता हूँ? कि भैया अगर मैं सम ऑफ टर्म्स यहाँ से निकालना चाहूँ, देखो ये तो एवरेज बराबर हो गया। एवरेज बराबर हो गया युग्मों का योग बटे युग्मों की संख्या। अगर मैं आपसे कहूं कि योग मुझे बताओ कि भाई योग बराबर क्या होता है, योग क्या होगा? अगर कुछ संख्याएं मुझे दी हुई हैं, उनका मुझे औसत दिया हुआ है और संख्या बोल दी मुझसे कि भाई 10 संख्या है, उनका औसत 50 है। 10 संख्या है, उनका औसत 50 है। योग बताओ कितना होगा? तो अगर मुझे यहाँ से फॉर्मूला बनाना हो कि भाई युग्मों का जो योग होगा वो क्या होगा, आप इस संख्या को इधर लाकर एवरेज से मल्टीप्लाई कर दो। यानी कि आप कहोगे बच्चे योग होता है औसत गुणा युग्मों की संख्या। औसत गुणा युग्मों की संख्या। औसत गुणा युग्मों की संख्या, ये होता है हमारा योग। अगर मुझे औस योग निकालना है, कुछ बोला हुआ है कि 10 संख्या है, उनका एवरेज 45 है, तो योग बताओ। तो आपने संख्या 10 है, औसत 45 है, दोनों की मल्टीप्लाई कर दो, आपको उनका सम यानी कि योग मिल जाएगा। तो ये दूसरा फॉर्मूला यहीं से ही बना है। बेसिकली आपको ये वाला फॉर्मूला मैं बहुत यूज कराने वाला हूँ।
ये योग जो होता है औसत गुणा युग्मों की संख्या होता है। ठीक है, चलो अब फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको कुछ दूं, जैसे मैंने कुछ संख्याएं आपको दी हैं, मैंने बोला है 25, मैंने बोला है 30, मैंने बोला है 21, 9, 15। जरा मुझे इनका औसत बताना क्या होगा। कुछ नंबर, कुछ संख्याएं मैंने दी हैं, इनका एवरेज कितना होगा, क्या आप मुझे बता सकते हैं? सर आपने जो फॉर्मूला लिखवाया है उसका मतलब है कि औसत बराबर युग्मों का योग बटे युग्मों की संख्या, सम ऑफ टर्म्स अपॉन नंबर ऑफ टर्म्स, यानी कि इन सभी को मुझे जोड़ना है। 25 प्लस 30 प्लस 21 प्लस 9 और प्लस 15। और कितनी संख्या है ये काउंट कर लो, 1 2 3 4 5, 5 से डिवाइड कर दो। जितने हमारे टर्म्स हैं उससे हम क्या करेंगे बच्चे, डिवाइड करेंगे। तो 25 और 15 कितना होता है, 40, 30 70, 70 और 30 100। 100 को डिवाइड करेंगे 5 से तो एवरेज आ जाएगा हमारा 20। एवरेज कितना होगा, औसत हो जाएगा हमारा 20। अब एक जो मोस्ट इंपोर्टेंट चीज है वो आपको क्या ध्यान में रखनी है कि आपको मैंने कुछ संख्याएं दी हुई हैं, आपको मैंने कुछ नंबर दिए हुए हैं और मैं इनका एवरेज अगर आपसे कहता हूं तो एक चीज बहुत लॉजिकल है जो आपने हमेशा याद रखनी है कि जो औसत होगा ना, जो किन्हीं भी संख्याओं का एवरेज होगा, जो औसत होगा, बच्चे याद रखना हमेशा बड़ा होगा, हमेशा बड़ा होगा सबसे छोटी संख्या से, सबसे छोटी संख्या से, सबसे छोटी संख्या से हमेशा बड़ा होगा और हमेशा छोटा होगा सबसे बड़ी संख्या से, सबसे बड़ी संख्या से। बस ये बात जो है आपने ध्यान में रखनी है कि जो किन्हीं भी संख्याओं का हमारा एवरेज होगा बच्चे, वो हमेशा एवरेज जो होगा वो हमेशा सबसे छोटी वाली संख्या से तो बड़ा होगा और छोटा होगा सबसे बड़ी वाली संख्या से। यानी कि जैसे मैंने यहाँ संख्या आपको दी 25 30 21 9 15, तो एक बात बड़ी लॉजिकल आपने ध्यान में रखना है कि एवरेज हमारा 9 से बड़ा होगा और सबसे बड़ी संख्या यानी कि 30 से छोटा होगा, इन दोनों के बीच में होगा। ना तो एवरेज 9 से कम हो सकता है और ना ही एवरेज 30 से ज्यादा हो सकता है, इन दोनों के कहीं बीच में होगा और वो हमारा 20 है। और ये बात 100% ऑलवेज ट्रूथ है। एक सवाल दूं अब आपको, दो चार सवाल करा दूं आपको मैं इसी के ऊपर। एक साथ सारी थ्योरी नहीं पढ़ाऊंगा आपको मैं, और बेसिक सी चीज मैंने आपको बताई, फॉर्मूला बताया, एक आध क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए बताया। अब इसके ऊपर कुछ सवाल कर लेते हैं, फिर आगे और थोड़ी सी थ्योरी पढ़ेंगे, फिर और थोड़ा सा सवाल करेंगे। ये चैप्टर में थोड़ी सी थ्योरी ज्यादा है तो मैं एक साथ आपको नहीं बताऊंगा, थोड़ा थोड़ा करके उसके ऊपर हम प्रैक्टिस करेंगे। जैसे पहला क्वेश्चन है ये, जरा देखेंगे भाई इसको। देखो जरा, कह रहा है क्रिकेट टीम में 7 पुरुषों की आयु 26 25 21 29 24 28 और 22 है। कह रहा है बताओ उनकी औसत आयु क्या होगी। भाई औसत आयु का मतलब है कि सभी को जोड़कर, और जितने पुरुष हैं 7 पुरुष हैं, 7 से डिवाइड कर दो, हो गया। सही बात है ना भाई, सबको जोड़ेंगे तो एवरेज आपका निकल के आएगा कितना, कितना आएगा भाई, जोड़िए सबको, 6 और 5 11, 1 12, 9 21, 4 25, 8 33, 2 35, हासिल का 3, 2 2 4, 2 6, 2 8, 2 10, 2 12, 2 14, 14 3 17, और कितनी संख्या है 7। एवरेज कितना आ जाएगा, 7 दूनी 14 और 7 पंजे 35। ये आ गया 25, हमारा ऑप्शन नंबर सी। यही आपने करना है, सबको जोड़कर जितनी संख्या है से बच्चा डिवाइड कर देना है, आंसर आ जाएगा। ये सवाल देखिए जरा, सवाल है 2.2 4.2 6.4 8.3 10.5 का एवरेज, और ये एनटीपीसी 2021 में आया हुआ सवाल है।
भाई सबको जोड़ो, सबको जोड़ो, और याद रखना जब भी डेसिमल वाली संख्या पॉइंट वाली संख्या को जोड़ते हो ना बच्चा, तो पॉइंट के नीचे पॉइंट होना चाहिए। जैसे ये 2.2 है, ये हो जाएगा 4.2, हो जाएगा 6.4, हो जाएगा 8.3, और ये 10.5 है ना, ऐसे मत कर देना 10.5, गलत। मैंने बोला ना पॉइंट के नीचे पॉइंट होना चाहिए, तो 10 यहाँ पर लिखेंगे और 0.5 यहाँ, डेसिमल के नीचे डेसिमल होना चाहिए। जोड़ेंगे जरा, 2 2 4 4 8 3 11 5 16, हासिल का 1, 2 4 6 6 12 8 20 और 1 21, हासिल का 2, 2 और 1 3, ये आ गया 31.6। कितना आ गया भैया? 31.6। ये तो योग है। कितना? 31.6 डिवाइड बाई कितनी संख्या है? 1 2 3 4 5, 5 से डिवाइड कर दो तो कितना आएगा भाई? 5 छंग 30 पॉइंट, एक उधर चला गया हासिल का, 5 तिया 15, 5 दूनी 10, तो 6.32 हमारा जवाब होगा, ऑप्शन नंबर ए। कितना होगा भाई? अब आप लोग इतने तो परफेक्ट हो चुके हैं क्योंकि हमें पढ़ते पढ़ते काफी समय हो गया है, काफी चैप्टर हमने कर लिए हैं। चीजों को पकड़ना और छोटी छोटी कैलकुलेशंस को कवर अप करना अब आपको आ चुका होगा। चलिए एक सवाल और देता हूं, इसे करिए फिर। क्या बोला? हाँ माध्य बोला उसने। माध्य का मतलब औसत ही होता है बच्चा, माध्य का मतलब औसत ही होता है। उसने बोला है 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर का एवरेज। हाँ माध्य एवरेज एक ही बात होती है, मीन और एवरेज मतलब सेम। ये करो, छोटी छोटी संख्या है यार। 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49। क्या करना है? इनका एवरेज निकालना है, औसत निकालना है। आप क्या करोगे? सबको जोड़कर, जोड़ो भाई, 9 और 6 15, 5 20, 6 26, 26 और 9 35 का 5, हासिल का 3, 4 3 7 2 9 और 1 10, 10 और 3 13, डिवाइड बाई कितनी संख्या है ये? 1 2 3 4 5, 5 दूनी 10, 5 सत्ते 35, 27 हमारा सही जवाब हो जाएगा। ठीक है भाई, तो दिक्कत किसी को? 27 विल बी योर राइट आंसर। आगे चले नेक्स्ट। अब मैं थोड़ी सी एक चीज और बताता हूं अब आपको, कुछ चीज और देखिए। अभी अभी मैंने आपको क्या बताया था कि युग्मों का योग बराबर क्या होता है? युग्मों का योग होता है एवरेज यानी कि औसत, औसत गुणा युग्मों की संख्या यानी कि नंबर ऑफ टर्म्स, युग्मों की संख्या यानी कि नंबर ऑफ टर्म्स, ये होता है हमारा योग यानी कि सम। अगर सपोज मैं आपसे बोलता हूं बच्चा कि 10 8 12 3 और x, और इनका जो एवरेज है ना वो 8 है। क्या है? 8। आपसे कहेगा बताओ x की वैल्यू क्या होगी। अब इसने क्या बोल दिया? मेरे पास संख्या है 10 8 12 30 और x, एक संख्या उसने x मान ली और कहा कि जितनी भी ये संख्या है ना, अब इनका एवरेज 8 है। एवरेज दे दिया आपको। अब आपसे कह रहा है कि बताओ x की वैल्यू क्या होगी। अभी अभी ऊपर, जस्ट ऊपर मैंने लिखा बच्चा कि जो हमारा योग होता है वो औसत गुणा युग्मों की संख्या होता है। अब मैं इन सबको देख रहा हूं कि यहाँ एक टर्म ऐसा है कि जो अननोन है, जो मुझे निकालना है, लेकिन मुझे ये तो पता है, लेकिन मुझे ये तो पता है कि ये टर्म कितने हैं? 1 2 3 4 और 5। भाई मुझे ये तो पता है कि टर्म कितने हैं? 5 है कि नहीं? अब 5 टर्म है, उनका एवरेज 8 है। क्या मैं इन पांचों का सम यानी कि योग निकाल सकता हूं?
क्या बच्चे मैं इनका सम यानी कि योग निकाल सकता हूं भाई कि 1 2 3 4 5। तो नंबर ऑफ टर्म कितने हैं 5, औसत कितना है 8। तो योग कितना हो जाएगा औसत गुणा युग्मों की संख्या यानी कि इन सभी का सम हो जाएगा 40। मुझे नहीं पता x की वैल्यू क्या है, मुझे नहीं पता x की जगह क्या आएगा, लेकिन मुझे ये पता है कि इन सबको जोड़कर इन सबको ऐड होकर क्या बनेगा 40 बनेगा, इतना मुझे पता है। अभी x की वैल्यू मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे ये पता है कि इन सबको जोड़कर 40 आना चाहिए, क्योंकि युग्म कितने हैं टर्म कितने हैं 5, एवरेज है 8, तो 5 गुणा 8 यानी कि सम यानी कि योग मेरा 40 है। बस x की वैल्यू आ गई। आप क्या करोगे जोड़ो इनको, 10 8 18 12 30 3 33 यानी कि 33 प्लस x इसके बराबर होना चाहिए 40 के। तो यहां से x कितना आ जाएगा 40 माइनस 33 यानी कि x की वैल्यू होनी चाहिए 7। अब इसी के ऊपर 4-5 अच्छे अच्छे सवाल भी आपको मैं कराता हूं, ठीक है भैया। चलो जैसे ये देखो एनटीपीसी 2021 का पूछा गया सवाल है। अर्थमेटिक मीन यानी कि समांतर माध्य का मतलब आपका एवरेज ही होता है, परेशान मत होना। अर्थमेटिक मीन का मतलब एवरेज ही है, या फिर हिंदी में समांतर माध्य मीन्स एवरेज। चलिए भाई, अब सवाल है हमारे पास कि यदि 16 18 15 17 पी और 14 का समांतर माध्य 17 है तो पी की वैल्यू बताओ। अब ये सेम क्वेश्चन ही तो है भाई, ये सेम क्वेश्चन ही तो है कि हमें यहाँ संख्या दी हुई है 1 2 3 4 5 और 6। मेरे पास टर्म यानी कि युग्म कितने हैं सर, युग्म है 6, और इन 6 का एवरेज यानी कि माध्य दे रखा है 17। क्या मैं इनका योग निकाल सकता हूँ, क्या मैं इनका सम निकाल सकता हूँ सर, बिल्कुल निकाल सकते हैं। 6 गुणा 17 यानी कि 102। कितना 102, योग आ जाएगा 102। अब ये तो सम है, ये तो योग है 102। हमें पता है कि भाई इन सबको जोड़कर 102 आना चाहिए, तो सबको जब आप जोड़ोगे तो एक बार जोड़ना जरा भाई, कितना आएगा 16 14 30 17 15 32 30 और 32 62, 62 और 18 होता है आपका 80, और 80 प्लस पी यानी कि इन सबको जोड़कर आया 80, और एक संख्या हमारी अननोन है पी, वो किसके बराबर आनी चाहिए 102 के बराबर आनी चाहिए। तो पी कितना आएगा बच्चा 102 माइनस का 80 यानी कि आ जाएगा 22। क्या सभी का उत्तर 22 आ रहा है, ऑप्शन बी आ रहा है ना, कोई प्रॉब्लम किसी को नहीं है। आगे चले, एक और सवाल दूं ऐसा ही, ये लो आरपीएफ एसआई 2024। बड़े ट्रेंडिंग क्वेश्चन है ये जो मैं करा रहा हूँ आपको, ये सवाल बनते हैं। चलो जल्दी से उठा, आपको लग रहा होगा सॉरी ये तो बड़ा आसान है, हाँ आसान है, बनता है ये सवाल। देखो आरपीएफ एसआई 2024 में आ गया सवाल, जल्दी से आंसर बताओ मुझे इसका। कह रहे एक विद्यालय में क्रिकेट टीम के 9 सदस्य का भार 50 63 एक्स 62 64 48 51 55 और 48 है। यदि माध्य भार 56 केजी है तो एक्स की वैल्यू बताओ क्या होगी। आपको पता है कि क्रिकेट टीम कितने सदस्य की है 9 सदस्य की है, उनका एवरेज कितना है 56 है, तो क्या उनका सम यानी कि योग आप कह सकते हैं कि सर औसत गुणा युग्मों की संख्या। 9 छिक्के 54, 5 9 पंजे 45 और 5 50 यानी कि सर 504 होना चाहिए। क्या होना चाहिए भैया 504। ऊपर जितनी भी नंबर जितने भी संख्या दी हुई है इन सबको ऐड होकर कितना बनना चाहिए 500। बता दो एक्स की वैल्यू।
जोड़ना भाई जरा, 3 2 5 4 9 8 17 और 1 18, 18 5 23, 23 और 8 31 का 1 हासिल का 3, 5 6 11 6 17 6 23 4 27 5 32 5 37 4 41 और 3 44 प्लस कितना है x, और किसके बराबर होना चाहिए 504 के। तो यहां से बचा x बराबर कितना आ जाएगा 504 माइनस 441, 4 में से 1 गया 3, 10 में से 4 गए 6। भाई साहब 63 आपका जो उत्तर है वो होना चाहिए ऑप्शन नंबर डी मेरा सही है। बच्चों वाले सवाल ही है ना ये, तो अभी तो स्टार्टिंग ही तो है भाई। चलिए ये सवाल करिए। नहीं इसको छोड़ो, इसको करो पहले, परिसर वाला आ गया ना उसमें। पिछले 5 महीनों में एक व्यापारी ने 6435 6927 6855 7230 और 6562 की बिक्री की। कह रहा 6500 की औसत बिक्री प्राप्त करने के लिए छठे महीने में कितनी बिक्री करने की आवश्यकता है। देखो सवाल को मैं समझाता हूँ, थोड़ी सी बड़ी बड़ी संख्या है। उसने बोला है कि 5 महीने की बिक्री अलग अलग महीने की उसने दे दी, पहला महीना, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा, 5 महीने की बिक्री भाई साहब उसने आपको दे दी। अब कह रहा है कि टोटल 6 महीने की औसत बिक्री कितनी है 6500। ये 6 महीने की औसत बिक्री है टोटल। कह रहा है कि 5 महीने की तो अलग अलग हमें दे दी, कह रहा टोटल 6 महीने की औसत 6500 है, तो बताओ छठे महीने में कितनी बिक्री करनी होगी उसे। वही एक्स की वैल्यू निकालनी है, छठे महीने की बिक्री को एक्स मान लो, वही एक्स की वैल्यू निकालनी है कि भैया हमें पता है कि भैया 6500 की औसत बिक्री लानी है, तो छठे महीने की बिक्री पूछ रहा है, मतलब 6 महीने का औसत कितना है 6500, तो 6 महीने का सम यानी कि योग कितना होगा, आप कहेंगे 6500 गुणा 6, यानी कि 0 0 6 पंजे 30, 6 6 36 और 3 39। भाई 39,000 पूरे 6 महीने की बिक्री का योग होना चाहिए, सम होना चाहिए। अब आप जोड़ लो सबको, क्या कहेंगे भैया, इन सबको जोड़ेंगे, मैं लिखूं यहाँ पर 6927, हालांकि लिखने की जरूरत नहीं है, मैं फिर भी लिख रहा हूँ 6855 7230 6562 और 6927। ये तो 5 महीने की है, जोड़ना इनको, 7 5 12 2 14, 14 7 21, 5 2 7 3 10 6 16 2 18 2 20, 9 8 17 2 19 5 24, 24 और 9 33 और 2 35, 6 दूनी 12, 6 3 18, 6 चौक 24, 7 31, 31 और 3 34, यानी कि 34,501। ये तो 5 महीने की बिक्री है, तो छठे महीने की पूछा है, उसको एक्स मान लो कि भाई 34,501 प्लस एक्स बराबर किसके होना चाहिए 39,000 के। तो यहां से एक्स कितना आ जाएगा 39,000 माइनस 34,501, 34,000 गया तो 5,000 बचा, फिर 500 गया तो 4500 बचा, फिर एक और गया तो ये आ गया आपका एक छोड़ा है क्या हमने, 2 2 4 1 64 69 27 64 35, हमने कोई चीज एक सेकंड में दे, अच्छा हमने 2 बार ले लिया 69 27 को, सॉरी, ये आ जाएगा 6435, 5 5 10 2 12 7 19, 5 3 8 3 11 6 17 2 19 और 1 20, 8 4 12 2 14 5 19 और 9 28 और 2 30, 6 चौक 24 7 31 और 3, ये आना चाहिए 34009, 34009।
ठीक तो है ना? तो यहाँ से क्या आ जाएगा, आप घटाएंगे तो 4991, 4991, यानी कि छठे महीने की जो बिक्री है वो 4991 होनी चाहिए। ओके, चलो एक सवाल और करते हैं। सवाल करिए, आरपीएफएसआई 2018 का पूछा गया सवाल है भाई। करो सवाल को और बताओ इसका जवाब क्या होगा। कह रहा है कि दिनेश फ्रेंच में 80 में से 68 अंक, अंग्रेजी में 100 में से 78 अंक, स्पेनिश में 70 में से 48 अंक और जापानी में 50 में से 28 अंक प्राप्त करता है। उसके द्वारा प्राप्त अंकों का कुल प्रतिशत क्या होगा। अरे वाह, कुल प्रतिशत। कुल प्रतिशत का मतलब है कि भैया कुल प्रतिशत, कुल औसत प्रतिशत या कुल प्रतिशत अगर मैं आपको बताऊं, उसका मतलब होता है कि कुल प्राप्त अंक, कुल प्राप्त अंक बटे कुल अंक, कुल अंक और इंटू 100, ये होता है कुल प्रतिशत। कि टोटल कितने नंबर उसे मिले हैं और टोटल कितने नंबर के पेपर हैं वो, उन सबको जोड़कर और इंटू 100 कर दो, एवरेज आ जाएगा। भाई अगर मैं आपसे कहूं कि 80 में से 68 अंक हैं, 68 प्लस 100 में से 78 अंक है, 78 प्लस स्पेनिश में 70 में से 48 है, 48 प्लस जापानी में 50 में से 28 है, 28 बटे मैंने कहा कुल अंक, यानी कि कुल कितने नंबर के पेपर हैं, ये 80 का है, ये 100 का है, ये 70 का है और ये 50 का है। टोटल कितने नंबर का पेपर है, तो आप कहेंगे सर 100 80 70 50, 100 80 70 50 और इंटू 100। 8 8 16 8 24 8 चौके 32 हासिल के साथ 4 2 6 और 6 12 7 19 19 और 7 26, तो ये आ जाएगा 7 5 12 8 20 और 10 30, 300 और इंटू 100 जीरो, ये आ जाएगा 3 8 24। तो एक सेकंड में फिर से जोड़ता हूँ, 68 78 48 और 28, 8 चौके 32 हासिल का 3, 7 6 13 4 17 2 19 और 3, अरे यार ये क्या कर दिया, 22 आएगा ना, 3 7 21 3 चौके 12, 74% आना चाहिए, ऑप्शन नंबर सी। हाँ 222 ही तो लिखा है, 222 ही तो लिख रहा है भाई, तुम क्या सोच रहे हो। हाँ हाँ, तुमने क्या कर दिया, क्या खा के आए हो, 222 नहीं दिख रहा तुम्हें, ये गड़बड़ करते हो। चलो टाइप 2 पे आते हैं। कुछ कुछ मिलता जुलता है टाइप 2, इसी से ही कुछ कुछ मिलता जुलता है। कैसे, अगर मैं आपसे कहूं कि ए और बी का औसत, ए और बी का औसत का एवरेज या फिर औसत, मैंने बोला ये 32.5 है, 32.5 है। ए और बी का जो औसत है वो 32.5 32.5 है। अब अगर मैं यहां आपसे पूछने लगूं कि ए और बी का योग कितना होगा, ए और बी का योग यानी कि ए प्लस बी, क्या आप मुझे बता सकते हो। भाई अगर मैं आपसे कहता हूं ए और बी का औसत अगर 32.5 है, तो ए और बी का योग यानी कि सम कितना हो जाएगा। आप कहेंगे कि सर औसत अगर 32.5 है ना, औसत अगर 32.5 है, उसको गुणा करना है युग्मों की संख्या यानी कि नंबर ऑफ टर्म से, और युग्म कितने हैं, टर्म कितने हैं, ए और बी यानी कि 2 टर्म है, तो 2 से गुणा कर दो, ये आ जाएगा आपका 65। तो ए और बी का योग यानी कि सम कितना हो जाएगा, 65 हो जाएगा।
अगर मैं आपसे कहूं भाई सोनू, मोनू और टोनू, सोनू मोनू टोनू, इनका एवरेज, इनका जो औसत है ना, इनका जो औसत है वो दिया हुआ है आपको 39 दिया हुआ है। तो इनका योग आप मुझे बता सकते हैं सोनू मोनू टोनू का? क्या इनका सम हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि भाई सोनू मोनू टोनू का योग सम कितना होगा? तो आप कहेंगे सर औसत तो 39 है, कितने लोग हैं? 1 2 3, सोनू मोनू टोनू 3 से गुणा करेंगे, ये आ जाएगा 117। योग कितना होगा? 117, ये सम हो जाएगा। कोई प्रॉब्लम किसी को है क्या? आप कहेंगे सर बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं है। अब अगर मैं आपको योग देके औसत पूछने लगूं, मैं आपसे कहूं कि भाई राज, राज, रमित और राहुल, राज, रमित और राहुल, इनका जो योग है ना तीनों का, वो है 178। 177। इनका एवरेज क्या होगा? औसत क्या होगा? राज, रमित और राहुल, इनका योग मैंने दे दिया आपको कितना? इनका योग है 177। क्या आप मुझे इनका एवरेज बता सकते हो? यस सर, एवरेज होता है योग बटे युग्मों की संख्या, यानी कि 177 बटे कितने युग्म है? 1 2 3, 3 से डिवाइड कर देंगे, 3 पंजे 15, 2 3 नाम 27, सर एवरेज आ जाएगा 59। कोई प्रॉब्लम आपको नहीं है, इधर से भी आप बता सकते हो। चलिए अब मैं आपको सवाल की तरफ लेकर चलता हूं। जैसे ये सवाल है, कह रहा पी क्यू आर का औसत वजन 58 है, पी और क्यू का औसत वजन 54 है, क्यू और आर का औसत वजन 48 है। तो बताओ क्यू का वजन कितना होगा? जितने भी एवरेज आपको दिए हुए हैं सबका योग, सबका सम निकाल लो। क्या करो? सबका योग। भाई पी क्यू आर का औसत 58 है, तो पी क्यू आर का सम कितना हो जाएगा? पी प्लस क्यू प्लस आर, तीन संख्या है 1 2 3, 58 इनका एवरेज है, तो 3 अट्ठे 24, 3 पंजे 15 और 2 17, यानी कि 174। तो पी क्यू आर का सम है। अब उसने बोला पी और क्यू का योग एवरेज कितना है? पी और क्यू का एवरेज 54 है, तो योग कितना हो जाएगा? 54 गुणा 2, यानी कि 108। फिर कह रहा है क्यू और आर का औसत 48 है, तो क्यू और आर का योग कितना हो जाएगा? 48 गुणा 2, यानी कि 96, 96। 48 गुणा 2 यानी कि 96। सबका योग निकाल दिया आपने। आपको पी क्यू आर का एवरेज दिया हुआ था, आपने योग निकाल दिया। आपको पी और क्यू का एवरेज दिया हुआ था, आपने योग निकाल दिया। आपको क्यू और आर का एवरेज दिया हुआ था, आपने योग निकाल दिया। अब फाइनली आपको जो है वो क्यू के पास पहुंचना है। कैसे पहुंचा जाए? तीन इक्वेशन, तीन समीकरण आपके पास हैं, तो कैसे पहुंचा जाए उनके पास? हमें क्यू निकालना है। देखो बहुत सारे तरीके हैं। या तो मैं ऐसा करूं कि P और Q की वैल्यू यहां रखूं, R की वैल्यू निकालूं, फिर R को यहां रखूं तो Q की वैल्यू आ जाएगी। या तो आप ऐसा कर लो कि भाई P और Q की वैल्यू यहां रखो, R की वैल्यू आ जाएगी। P और Q 108, उसमें से घटेगा R मिलेगा, R को उठा के यहाँ पे रखो, उसमें से माइनस करो तो Q मिल जाएगा। या फिर अगर और भी कम स्टेप करना चाहो तो आप क्या करो? इन दोनों को ऐड कर दो। क्या करो बच्चा? इन दोनों को ऐड कर दो। तो यहाँ क्या मिलेगा हमें? P प्लस Q प्लस Q प्लस R बराबर, इन दोनों को ऐड करेंगे कितना आएगा? 8 6 14, 9 और 1 10, 1 और 1 2, इधर ऐड करेंगे तो आ जाएगा 204। अब मुझे पता है कि यहां मुझे पी क्यू आर, देखो क्यू बेशक दो बार है, क्यू बेशक दो बार है, लेकिन मुझे पता है पी क्यू आर की जो वैल्यू है 174 है। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं? 174 प्लस क्यू, एक क्यू को मैंने एक्स्ट्रा को यहां लिख लिया, एक्स्ट्रा को, पी क्यू आर की वैल्यू 174 यहां से उठा ली,
बराबर 204। तो यहाँ से Q कितना हो जाएगा, 204 माइनस 174, ये आ जाएगा आपका 26 और 4 30, यानी कि Q की वैल्यू कितनी आएगी भैया, Q की वैल्यू आ जाएगी 30। ओके, आगे चलो, एक और सवाल दूं ऐसा ही, ये सवाल करिए जरा। बताओ, आरपीएफ एसआई 2024 का ही पूछा गया, लेटेस्ट, सारे लेटेस्ट वेटेस्ट सब कराऊंगा आपको। रेलवे में अलग अलग, चाहे आरपीएफ में पूछा जाए, चाहे लोको पायलट में, चाहे एनटीपीसी में, चाहे ग्रुप डी में। आप जब ग्रुप डी का पेपर देने जाओगे ना, आपका जो कॉन्फिडेंस होगा ना, ये कहेगा कि ले आओ कहीं से भी, मैं इतना भी लेवल उठा लो, उड़ा दूंगा। लेकिन उसके लिए आपको मेहनत से पढ़नी चाहिए बच्चे, बहुत दिल से पढ़ा रहा हूँ आपको सच में। ऐसा नहीं है कि मेरा फोकस केवल सिलेबस कंप्लीट करने का है, अरे उठाओ यार खत्म करो, ऐसा नहीं है। बहुत दिल से पढ़ा रहा हूँ, हर चीज बहुत डिटेल में पढ़ा रहा हूँ, चाहे उसके लिए कितनी भी एक्स्ट्रा क्लास लगे, क्योंकि मुझे पता है आज आप ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हो, आप में से बहुत सारे बच्चों ने एनटीपीसी भी तैयार कर रहे होंगे, बहुत सारे बच्चे इन फ्यूचर लोको पायलट की भी तैयारी कर रहे होंगे, तो उनको अलग अलग से ना पढ़ना पड़े, है ना। क्योंकि ग्रुप डी ऐसा नहीं है कि इनसे कम है, एक कदम आगे हो सकता है, लेकिन कम नहीं है ग्रुप डी का पेपर किसी से। बहुत अच्छे सवाल भी बने हैं ग्रुप डी में, तो ग्रुप डी वालों, आपकी जॉब बेशक डी ग्रुप है, लेकिन आपका जो पेपर का लेवल है ना, वो अच्छा लेवल बनता है। करने की जरूरत नहीं है, मेरे साथ हो तो वो आसान ही लेवल रहेगा, फिर आगे के लिए अच्छा लेवल है, आपके लिए आसान है फिर वो। कह रहा है पी क्यू आर का औसत 45 है, क्यू और आर का औसत 20 है, तो पी का वजन क्या होगा। जहां एवरेज दिया हो, आप उसमें सीधा डायरेक्ट योग यानी कि सम निकालो। आप कहेंगे सर पी क्यू आर का एवरेज 45 है, तो सम योग कितना हो जाएगा, पी प्लस क्यू प्लस आर, ये हो जाएगा 45 गुणा 3, भाई 3 लोग है ना, 135। फिर कह रहा है क्यू और आर का एवरेज 20 है, तो क्यू और आर का सम कितना हो जाएगा, क्यू प्लस आर, ये हो जाएगा 20 गुणा 2, यानी कि 40। अब हमें क्या चाहिए, हमें पी चाहिए, है ना, पी चाहिए ना, यस। तो क्यू और आर को उठाकर यहाँ रख दो, तो पी प्लस क्यू और आर की वैल्यू कितनी है, 40 बराबर 135। बचा यहाँ से पी कितना आ जाएगा, 135 माइनस 40, 5 13 में से 4 गए 9, 95। लो, आरपीएफएसआई का सवाल है, उड़ा दिया आपने तो। और सवाल दो, थोड़ा सा लेवल बढ़ाते हैं, थोड़ा थोड़ा, ज्यादा नहीं। ये सवाल करिए, एनटीपीसी 2021 का पूछा गया सवाल है भाई। बताओ सर, यूपी का बैच लें, इससे काम चल जाएगा, चल जाएगा, मैथ्स का तो चल जाएगा, बाकी सब्जेक्ट का मुझे नहीं पता, मैथ्स का तो चल जाएगा। कह रहा है ABCD का औसत भार 56 किलो है, ओके। यदि ABC का औसत भार 52 है, C और D का औसत भार 48 है, तो C का भार कितना होगा। बताओ भाई, ABCD का औसत 56 है, तो योग आप निकाल सकते हैं, A प्लस B प्लस C प्लस D, है ना। कितने लोग हैं, 4 लोग हैं ना, एवरेज 56 है, तो कितना आएगा, 5 चौके 20, 6 चौके 24, यानी कि 224 आ गया एबीसीडी का सम। फिर उसने बोला ए बी सी का एवरेज 52 है, तो ए प्लस बी प्लस सी कितना हो जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी, ये हो जाएगा 3 गुणा 52, यानी कि 156 हो जाएगा। क्या हम यहाँ से डी की वैल्यू निकाल सकते हैं, क्या हम यहाँ से डी की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं, यस और नो। आप कहेंगे सर बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि हमें यहाँ एबीसीडी दिया हुआ है और यहाँ एबीसी दिया हुआ है। अगर हम यहाँ एबीसी को रख दें, जो कि 156 है, प्लस का डी बराबर 224, जल्दी से मुझे डी की वैल्यू निकाल के बताओ जी क्या होगी।
भाई यहाँ से डी की वैल्यू कितनी आएगी, डी की वैल्यू आ जाएगी 224 माइनस 156। तो 14 में से 6 गया 8, 21 में से 15 गया 6, तो डी की वैल्यू कितनी आ गई, डी की वैल्यू आ गई 68। अब डी हमने फाइंड आउट कर लिया, आगे बढ़ते हैं। कह रहे भाई सी और डी का औसत 48 है, सी और डी का, तो क्या मैं सी और डी का योग निकाल सकता हूं यहां से, तो सी और डी का योग कितना हो जाएगा 48 गुणा 2 यानी कि 96। भाई सी और डी का औसत अगर 48 है तो सी और डी का योग कितना होगा 48 गुणा 2 यानी कि 96। अब हमें डी 68 मिल गया, तो सी प्लस 68 कितना हो जाएगा 96, और यहाँ से सी कितना हो जाएगा 96 माइनस 68। तो 16 में से 8 गया 8, 8 में से 6 गया 2, तो सी की ही वैल्यू आपसे पूछी थी, सी का भार आप कहेंगे सर 28, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, 28। ओके, छोटी 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 कैलकुलेशन है और कुछ भी नहीं है इनमें। चलो आगे बढ़ते हैं, एक और सवाल देखते हैं। ये सवाल देखिए जरा, ALP 2018 का पूछा गया सवाल है। सवाल है चार संख्याएं ए बी सी डी इस प्रकार हैं कि उनका औसत 16 है और ए और बी का औसत 9.5 है, तो सी और डी का औसत क्या होगा। ये लो, ये तो और भी आसान हो गया। भाई ए बी सी डी का औसत कितना है 16, तो ए बी सी डी का योग कितना हो जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी कितना होगा 16 गुणा 4 विल बी 64। अब कह रहा है ए और बी का औसत 9.5 है, ए और बी का औसत कितना है 9.5, तो ए और बी का योग कितना हो जाएगा 9.5 गुणा 2 यानी कि 19, कितना होगा 19, 19। यस, अब हमसे पूछा है सी और डी का औसत। पहले तो सी और डी का योग निकालो। भाई अगर मैं ए और बी को यहां रख दूं, ए और बी को अगर मैं यहां रख देता हूं, कितना आएगा 19 प्लस सी प्लस डी बराबर कितना है 64। तो यहां से सी और डी का योग कितना हो जाएगा 64 माइनस 19, तो 14 में से 9 गए 5, 5 में से 1 गया 4, तो सी और डी का योग कितना आ गया 45। ये तो सी और डी का योग यानी कि सम है। हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए सी और डी का एवरेज। अगर दो संख्याओं का योग हमें 45 दे रखा है, मैंने आपको थोड़ी देर पहले प्रैक्टिस कराया, अगर c प्लस डी 45 है तो क्या मुझे इनका एवरेज पता चल सकता है, क्या मैं ये कह सकता हूं कि 45/2, क्या मैं ये कह सकता हूं क्या कि 45/2, हाँ सर बिल्कुल है। तो 45/2 कितना होता है 22.5, यानी कि ऑप्शन नंबर कौन सा ए। भाई योग हमें 45 दे रखा है दो सी और डी का, एवरेज निकालना है 45/2 22.5। चलो एक और करते हैं, ये सवाल देखिए जरा, ALP 2024 में ही पूछा गया है। तो जरा कह रहा है एक व्यक्ति का जनवरी फरवरी मार्च और अप्रैल का एवरेज 8,000 है, 4 महीने का, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल। कह रहा है फरवरी मार्च अप्रैल और मई का एवरेज 8500 है, यदि मई का वेतन 6500 है तो जनवरी का क्या होगा। लो जी, सवाल लैंग्वेज में बड़ा है लेकिन बहुत आसान है। भाई उसने क्या बोला, उसने बोला जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल, मैं शॉर्ट फॉर्म में लिखूं जनवरी प्लस फरवरी प्लस मार्च प्लस अप्रैल। कह रहा इनका एवरेज 8,000 है 4 महीने का, तो इनका सम यानी कि योग कितना हो जाएगा सर, ये हो जाएगा 4 गुणा 8,000 यानी कि 32,000 हो जाए। 4 महीने का योग कितना होगा 32,000। अब सवाल कहता है कि फरवरी मार्च अप्रैल और मई का एवरेज 8500 है, तो फरवरी मार्च अप्रैल और मई, मई को मैं MY लिख रहा हूं, तो इनका योग कितना हो जाएगा सर 8500, तो एवरेज दिया हुआ है सवाल में, गुणा 4, 0 0 0 34, 34,000 हो जाएगा सर।
आप देखो थोड़ा सा ना दिमाग से चलना है। उसने बोला है मई का वेतन 6500 है, तो भाई जनवरी का बताओ। यानी कि उसने मई का दिया हुआ है, जनवरी का पूछ रहा है। मई का दिया हुआ है, जनवरी का पूछ रहा है। यानी कि उसने फरवरी, मार्च और अप्रैल को उसने हटाया है। केवल जनवरी और मई की बात कर रहा है। केवल जनवरी और मई की, फरवरी, मार्च, अप्रैल को उसने हटाया है। कोई जिक्र नहीं किया। तो अगर कोई जिक्र नहीं किया तो फिर आप क्या करो, बड़े में से छोटा माइनस कर दो। बड़े में से छोटा है ना भाई, 3400 बड़ा है, 3200 छोटा है, तो ये आ जाएगा। ये फरवरी, मार्च, अप्रैल आपस में कट जाएंगे। बड़े में से छोटा जैसे ही आप माइनस करते हो, यहाँ फरवरी, मार्च, अप्रैल प्लस के हो जाएंगे, ये माइनस के हो जाएंगे, तो ये कट जाएंगे। बचेगा क्या, मई माइनस जनवरी, बराबर कितना, 34,000 में से 32,000 गया तो 2,000। तो बच्चे हमें मई का दिया हुआ है क्या, यस 6500, माइनस जनवरी बराबर 2000। अब जनवरी उधर जाएगा, 2000 इधर आकर घट जाएगा, तो 6500 माइनस 2000, ये आ जाएगा 4500। तो बेसिकली आपको करना क्या है, जितने भी सवाल मैंने कराए हैं सब में आपको योग निकालना है, सम निकालना है, के बाद सोचना है कि सवाल में क्या हमें 3-5 करना है। ठीक है भैया, चलिए आज पहली क्लास थी, काफी क्वेश्चन हमने किए। एक सवाल में आपको होमवर्क दे के जा रहा हूँ, आप सभी लोग इसको ट्राई करना। कल सेकंड क्लास होगी, ये आगे इसी तरीके से बढ़ेंगे। बहुत आसान चैप्टर है, योग, औसत, गुणा, ऐसे ही करते रहना है, पूरे चैप्टर में यही करना है। ठीक है, इस चैप्टर के बाद जो चैप्टर शुरू होगा वो मोस्ट इंपोर्टेंट होगा, जिसका नाम होगा परसेंटेज, और अपने आप में बहुत सारी नॉलेज, बहुत सारा कॉन्सेप्ट वो रखेगा। इस वीक में हम ये चैप्टर एंड करके और अगला चैप्टर हो सकता है शुरू कर दें। तो मिलते हैं नेक्स्ट। थैंक यू, बाय बाय।